दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 9 अगस्त 1993 को हुई थी। उस दिन यूक्रेन के कुछ नाविक खमान दबान माउंटेन रेंज के पास से ही गुजर रहे थे। तभी उनकी भी नज़र एक महिला पे पड़ी जो दिखने में एक हाइकर लग रही थी, पर उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। इनके लापता होने की कहानी जब रूस के अधिकारियों ने सुनी तब उनके होश उड़ गए। चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह साल था 1993। एक 41 वर्षीय महिला जिनका नाम था लुडमिला कोरोविना, वो एक बहुत ही जाने मानी और बेहतरीन हाइकिंग एक्सपर्ट थी। 2 अगस्त 1993 को वो बाकी 6 कज़ाकिस्तान हाइकर्स को एक हाइकिंग एक्सपीडिशन में लीड करने वाली थी। मौसम विभाग की तरफ से बर्फ़बारी या बारिश की कोई चेतावनी नहीं आई थी, यहाँ तक कि मौसम साफ़ रहने की जानकारी मिली थी। ऐसे ठंडे इलाके में बर्फ़बारी के बीच में एक खुला मौसम हमारदबन पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था। 2 अगस्त 1993 को कोरोविना ने अपने 6 स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर, तातियाना, डेनिस, वैलेंटीना, विक्टोरिया और तिमूर के साथ हमारदबन के पहाड़ियों का सफ़र शुरू किया। हाइकिंग के पहले 2 दिन अच्छे थे, पर उसके बाद उनकी मुसीबतें शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी गलत साबित हुई। 2 दिन बाद में ही भारी बारिश हुई और उसके बाद में बर्फ़बारी। बिगड़ते हुए मौसम को देखते हुए कोरोविना ने यह निर्णय लिया कि पास में जो खाली जगह दिख रही है वहीं पर उस रात कैंप कर लेते हैं। बारिश और बर्फ़बारी के कारण उस रात मौसम इस कदर ख़राब हो गया था कि कोरोविना और उसके साथी ठीक से कैंप फायर भी नहीं चला पाए। जैसे तैसे उन्होंने वो रात काटी और उसी रात उन्होंने ये निर्णय लिया, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। दूसरे दिन हाइकिंग ग्रुप जब पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तब अचानक ही अलेक्जेंडर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी आँख, कान और नाक से खूब सारा खून बहने लगता है और उसके मुंह में से झाग निकलने लगता है। अलेक्जेंडर की हालत देख के कोरोविना सबसे पहले दौड़ते हुए उनके पास जाती है। कोरोविना बाकी हाइकर्स को ये निर्देश देती है कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरें और मदद भेजें। अलेक्जेंडर की हालत उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बाकी हाइकर्स पहाड़ी से नीचे उतर ही रहे होते हैं कि एकदम से उनको कोरोविना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वापस लौटने के बजाय बाकी हाइकर्स एक बार वापस ऊपर चढ़ते हैं और वो जो नज़ारा देखते हैं देखकर उनकी आंखें तन रह जाती हैं। नज़ारा कुछ ऐसा था कि कोरोविना बिल्कुल अलेक्जेंडर के पास ही गिर चुकी थी। उनके भी वही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। उनकी आँख से, नाक से और कान से खून निकल रहा था और देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों अलेक्जेंडर और कोरोविना दम तोड़ चुके हैं। अब ग्रुप में सिर्फ 5 ही लोग बचे थे, पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या हो गया और भला किस कारण इन दोनों की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। इससे पहले कि कोई निष्कर्ष निकलता, तातियाना घुटनों पर गिर गई। उनको भी बिल्कुल सेम सिम्टम्स होने लगे। उनके मुंह से, नाक से, कान से खून निकलने लगा और इस बार तातियाना अपना सर और गला ज़ोर से दबाने लगी और घिसने लगी, जैसे कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही है और सांस भी नहीं ले पा रही है। तातियाना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो पास के चट्टान में जाके अपना सर मारने लगी और खून ज़्यादा बहने से उनकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर विक्टोरिया और तिमूर वहाँ से भागने लगे और डेनिस एक चट्टान के पीछे जाके छुप गया। डर के मारे वो हिल नहीं पा रहा था। अब सिर्फ गिनती के 4 ही लोग बचे थे, डेनिस, विक्टोरिया, तिमूर और वैलेंटीना। वैलेंटीना डर के मारे अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। तातियाना की तरह ही विक्टोरिया और तिमूर की भी मौत हो गई। वो कुछ ही दूर पहुंच पाए थे। वैलेंटीना के मुताबिक विक्टोरिया और तिमूर भी तातियाना की तरह अंदर से घुटने लगे थे और घुटन के कारण उन्होंने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे। कुछ ही मिनटों में उनकी भी मौत हो गई थी।
जैसे तैसे डेनिस ने हिम्मत जुटाई और वैलेंटीना का हाथ लेके वो एक अलग डायरेक्शन में भागने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पे ऐसा लगा कि वो दोनों मौत के चुंगल से बाहर निकल आए हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते डेनिस के मुंह से भी खून निकलने लगा। उसकी हालत देख के वैलेंटीना एकदम टूट चुकी थी। बस कुछ ही मिनटों में डेनिस ने भी दम तोड़ दिया। वैलेंटीना अब एकदम अकेली पड़ चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत जुटाई और मृतकों के पास से और कैंप से ज़िंदा रहने के लिए जो भी सामान वो बटोर सकती थी उन्होंने बटोरा। फिर वो पहाड़ की पावर लाइंस को फॉलो करने लगी, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। नौ अगस्त 1993 घटना के 4 दिन बाद वैलेंटीना यूक्रेनियन नाविकों को नदी के किनारे मिली। वो यूक्रेनियन नाविक वैलेंटीना को पास के पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वैलेंटीना को भारी सदमा लगा था, जिस कारण कुछ दिनों तक वो कुछ नहीं बोल सकी, जिस कारण सर्च ऑपरेशन में काफ़ी देरी हो गई। 24 अगस्त 1993 को मृतकों की खोज के लिए सर्च पार्टी रवाना की गई। 2 दिन के इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद में वैलेंटीना के बाकी 6 साथियों को ढूंढ लिया गया। उनकी शरीर की अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार गवर्नमेंट ने मृत्यु के 2 कारण बताए, हाइपोथर्मिया और हार्ट अटैक। इसमें कैरोलिना अकेली थी जिनको हार्ट अटैक हुआ था, बाकी 5 लोगों को हाइपोथर्मिया हुआ था। इस केस ने दूर देश के वैज्ञानिकों को बहुत आकर्षित किया और ऐसा कहा जाता है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने असली वजह छुपाई है। मैंने जितना इंटरनेट पे देखा है, कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऐसा बताती हैं कि मृत्यु का असली कारण नर्व एजेंट्स भी हो सकता है। इसमें बार बार नाम लिया गया है नोविचोक का। नोविचोक एक नर्व एजेंट है जो सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के समय तैयार किया था। कहा जाता है हमार दबन के आसपास के इलाकों में ही उसका प्रशिक्षण भी हुआ था। सच्चाई क्या है ये सिर्फ वैलेंटीना ही जानती हैं, जो उस ग्रुप की आखिरी सर्वाइवर थी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है 4 अगस्त की उस रात को उन लोगों के साथ क्या हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का तो पता नहीं दोस्तों, पर मैं कभी हाइकिंग पर जाऊंगा तो एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।